सभी भाइयों का नाम राम। आज शुरू करेंगे संबंध बोधक अव्यय। क्या शुरू करेंगे? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे थोड़ी सी बातचीत कि आप लोग चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम या अन्य किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बोध कराते हैं वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं। इसके साथ किसी न किसी परसर्ग यानी कि प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। के पास जैसे है के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए। ठीक है, की ओर, की जगह, के अनुसार, आगे, के साथ, के सामने। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर लगती हैं तो वो क्या है, संबंध बोधक अव्यय बना रहे हैं। ठीक है, जैसे विद्यालय के सामने बगीचा है तो के सामने ये क्या कर रहा है, संबंध प्रकट कर रहा है। विद्यालय और बगीचे के बीच संबंध को दर्शा रहा है कि विद्यालय के सामने बगीचा है। ठीक है, यानी कि विद्यालय और बगीचा के बीच का क्या है, संबंध दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? संबंध। इसलिए क्या है, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से पूरब की ओर तालाब है। ठीक है, यहाँ से पूरब की ओर तालाब है तो की ओर, यहाँ पे कौन जोड़ रहा है, की ओर। ठीक है, की ओर क्या कर रहा है, दोनों जगहों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मैं कार्यालय से दूर पहुँच चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, से दूर, से दूर। कार्यालय से दूर यानी कि एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, से दूर। ठीक है, तो से दूर क्या है भैया, संबंध बोधक अव्यय। यानी कि जो दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध को दर्शाता है उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, इसी जंगल के पीछे नदी बहती है तो जंगल और नदी, जंगल और नदी को जोड़ने वाला काम कौन है, तो के पीछे। ठीक है, के पीछे क्या कर रहा है, इसको जोड़ रहा है। ठीक है भैया, चलिए आगे। तुम घर के भीतर जाओ, तुम घर के भीतर, तो के भीतर क्या कर रहा है, के भीतर जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, जाने का और घर को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद, तो भेद देख लेते हैं। स्थानवाचक, दिशावाचक। ठीक है, स्थानवाचक, दिशावाचक, कालवाचक। तो देखते हैं इसके भेद। स्थानवाचक, दिशाबोधक, कालवाचक, साधनवाचक, कारणवाचक। ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर था सीमावाचक। ठीक है, क्या है, सीमावाचक। ठीक है, फिर इसी के नीचे 7 नंबर विरोधवाचक, विरोधवाचक। ठीक है, इसके आगे समता सूचक। ठीक है, समता सूचक, हेतुवाचक, सहचर सूचक, विषयवाचक और संग्रहवाचक। ठीक है, ये कितने भेद हैं, टोटल 12 भेद हैं। कितने भैया, 12 भेद हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो संबंध बोधक अव्यय है उसके 12 भेद हैं। चलिए अब उनको शुरू करते हैं। स्थानवाचक यानी कि अगर किसी स्थान का बोध हो। ठीक है, किसका बोध हो, स्थान का बोध, तो स्थानवाचक संबंध बोधक। ठीक है, स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जो अव्यय शब्द स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जहाँ पर बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, बीच, आगे, पीछे, सामने, निकट आते हैं। ठीक है, तो इन्हें संबंध बोधक। मेरे घर के सामने बगीचा है तो सामने आया तो सामने क्या है, स्थान बोधक है। ठीक है, चलिए दिशावाचक यानी कि हमें किसका ज्ञान हो, दिशा का बोध हो। किसका बोध हो, दिशा का बोध होता है तो दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जो अव्यय शब्द दिशा का बोध कराते हैं उन्हें दिशा
वाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ निकट, समीप और सामने, तरफ, प्रति, ठीक है, आते हैं। जैसे कि परिवार की तरफ देखो कि कितने भले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है? कितने। ठीक है, क्या आया है? कितने। ये क्या है? दिशा वाचक है। कालवाचक संबंध बोधक। ठीक है, कालवाचक जिन अव्यय से समय का पता चलता है उसे कालवाचक संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर पहले, बाद, आगे, पीछे, पश्चात, उपरांत आते हैं वहाँ पर कालवाचक होता है। ठीक है, यानी कि समय का पता चले तो वो क्या है? कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। जैसे राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ। ठीक है, राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो बाद है, ठीक है, बाद क्या है? कालवाचक संबंध बोधक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साधनवाचक संबंध बोधक। चलिए देखते हैं साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, साधनवाचक यानी कि जहाँ पर किसी साधन का प्रयोग हो, ठीक है, साधन का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? साधनवाचक। ठीक है, जो अव्यय शब्द किसी साधन का बोध कराते हैं साधनवाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। यहाँ पर निमित्त, द्वारा, जरिए, साथ, माध्यम, ठीक है, मार्फत आते हैं। ठीक है, जैसे कि वह मित्र के सहारे पास हो जाएगा, यानी कि सहारा आया। ठीक है, सहारे से पास हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है? साधन का प्रयोग हो रहा है। साधन क्या होते हैं? जो हमारे कार्य को सरल कर देते हैं उन्हें हम साधन कहते हैं। ठीक है, चलिए कारणवाचक। जो अव्यय शब्द किसी कारण का बोध कराते हैं उन्हें कारणवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जहाँ कारण, हेतु, वास्ते, निमित्त, खातिर आते हैं। ठीक है, जहाँ पर कारणवाचक संबंध बोधक होता है तो यहाँ पर क्या होगा? कारण प्रकट किया जाएगा। ठीक है, किसी कारण द्वारा कार्य होगा। सीमावाचक संबंध बोधक। ठीक है, जो अव्यय शब्द सीमा का बोध कराते हो सीमावाचक कहलाते हैं। जहाँ पर तक, ठीक है, जहाँ पर तक, पर्यंत, भर, मात्र आते हैं वहाँ पर सीमावाचक संबंध बोधक होता है। जैसे कि समुद्र पर्यंत यह पृथ्वी तुम्हारी है। ठीक है, तो पर्यंत शब्द का हुआ है यानी कि यह सीमा बता रहा है। ठीक है, जहाँ पर सीमा का बोध हो। जैसे कि यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से तुम्हारी ज़मीन है, यहाँ से तुम्हारी ज़मीन है, तो यहाँ पर एक सीमा का बोध हो रहा है। ठीक, चलिए अगला विरोध सूचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द प्रतिकूलता या विरोध का बोध कराते हैं उन्हें विरोध सूचक। जैसे कि उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत। ठीक है, जैसे कि आतंकवादी कानून के विरुद्ध लड़ते हैं। ठीक है, आतंकवादी कानून के विरुद्ध लड़ते हैं तो यहाँ पे उल्टे का बोध हो रहा है, विरोध का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? विरोध सूचक संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समता सूचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द समानता का बोध कराते हैं उन्हें समता सूचक संबंध बोधक कहते हैं। यहाँ जहाँ पर अनुसार, सामान्य, तुल्य, तरह, सदृश, समान, जैसा, वैसा आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? समतावाचक संबंध बोधक अव्यय है। जैसे मानसी के समान मीरा भी सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे समान आया है यानी कि समानता प्रदर्शित की जा रही है। जहाँ पर समानता प्रदर्शित की जाती है वो समता सूचक संबंध बोधक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हेतुवाचक संबंध बोधक। ठीक है, जहाँ पर रहित अथवा सिवा, अतिरिक्त आते हैं वहाँ पर हेतुवाचक। ठीक है, हेतुवाचक। मैं राम के सिवा किसी की नहीं हूँ। ठीक है, मैं राम के सिवा किसी की नहीं हूँ, तो यहाँ पे सिवा आया। सिवा क्या है? हेतुवाचक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सहचर्य सूचक संबंध बोधक। ठीक है, जहाँ पर समेत, संग, साथ आते हैं वहाँ पर सहचर सूचक। सहचर सूचक यानी कि दो लोग जब साथ साथ रहते हैं सहचर। ठीक है, साथ साथ। ठीक है, तो सहचर बोधक होता है। जैसे कि
राधा राधा कृष्ण संग जाएगी, कृष्ण संग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो संग आया है ये क्या है, सहचर सूचक है। ठीक है, चलिए फिर अगला विषयवाचक। विषय का मतलब जहाँ पर विषय बाबत लेख आते हैं वहाँ पर विषयवाचक संबंध बोधक होता है। ठीक है, संग्रहवाचक जहाँ पर समेत भर तक आते हैं उन्हें संगवाचक संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा कि समेत भर तक आते हैं तो संग्रहवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रयोग की दृष्टि से, तो प्रयोग की दृष्टि से कितने होते हैं, 3 होते हैं, सविभक्तिक, निर्विभक्तिक, उभय विभक्तिक। ठीक है, संबंध बोधक। तो चलिए सविभक्तिक संबंध बोधक, जो शब्द विभक्ति के साथ संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं सविभक्तिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आगे, पीछे, समीप, दूर और पहले, पास। ठीक है, जैसे आगे तो घर के आगे, पीछे तो राम के पीछे। ठीक है, ऐसे लगा होगा, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम के बाद। समीप स्कूल के समीप, दूर नगर से दूर, और उत्तर की ओर। ठीक है, पहले लक्ष्मण से पहले, पास राम के पास। ये क्या है, तो सविभक्तिक संबंध बोधक अव्यय हैं। ठीक है, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम से जुड़े होते हैं उनके बाद आते हैं जस्ट। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम के जस्ट बाद आएंगे तो क्या कहलाएंगे, सविभक्तिक संबंध बोधक। ठीक है, निर्विभक्तिक यानी कि जो विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद आते हैं। ठीक है, निर्विभक्तिक कहलाते हैं, जैसे भर, तक, समेत, पर्यंत, सहित आदि। ठीक है, जैसे भर, वह रात भर घूमता रहा। ठीक है, तक, वह सुबह तक लौट आया। समेत, वह बाल बच्चों समेत यहाँ आया। पर्यंत, वह जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहा। सहित, वह परिवार सहित विवाह में आया। तो ये क्या है, निर्विभक्तिक हैं। ठीक है, चलिए उभय विभक्तिक। उभय विभक्तिक जिन शब्दों का प्रयोग दोनों प्रकार से किया जाता है वो उभय विभक्तिक होते हैं, जैसे द्वारा, रहित, बिना, अनुसार। यानी कि विभक्ति सहित और विभक्ति रहित दोनों प्रयोग तरह से कर सकते हैं। जैसे कि द्वारा के लिए पत्र के द्वारा भी बोल सकते हैं। ठीक है, या पत्र द्वारा। ये क्या है, सविभक्तिक, या क्या है, निर्विभक्तिक, यानी कि विभक्ति रहित है, के नहीं है। ठीक है, विभक्ति रहित है। और ये क्या है, ये विभक्त सहित है। ठीक है, चलिए रहित, गुण रहित, गुण के रहित। बिना, धन के बिना, धन बिना। अनुसार, रीति के अनुसार, रीति अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार से आएंगे तो उभय विभक्तिक होगा। क्या होगा, उभय विभक्तिक। चलिए रूप के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद, तो मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। ठीक है, तो मूल क्या होता है, मूल माने जड़। ठीक है, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते उन्हें मूल रूप से रहते हैं उन्हें मूल संबंध बोधक कहते हैं। जहाँ पर बिना, समेत, तक आते हैं। ठीक है, ये मूल संबंध बोधक हैं। यौगिक क्या होते हैं, जो योग से बनते हैं। ठीक है, किसके योग से बनेंगे, जो अव्यय शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे पर्यंत। ठीक है, पर्यंत क्या है, परिधन, अंत। ठीक है, परिधन अंत से मिलके बना है पर्यंत। तो इस प्रकार के क्या कहलाते हैं, यौगिक संबंध बोधक। फिर क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर, तो कुछ कालवाचक और स्थानवाचक क्रियाओं का प्रयोग संबंध बोधक के रूप में किया जाता है जब इनका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के साथ किया जाता है तब ये संबंध बोधक होते हैं। ठीक है, लेकिन जब इनके द्वारा क्रिया की विशेषता प्रकट होती है तब ये क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, जैसे अंदर जाओ, दुकान के भीतर जाओ, उसके सामने बैठो। ठीक है, स्कूल के सामने मेरा घर है, घर के भीतर सुरेश है। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के बीच अंतर आता है। ठीक है, चलिए आपका जो संबंध बोधक था वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, संबंध बोधक समाप्त हो चुका है। बस आपसे एक ही आशा है कि आप वीडियो को लाइक करके, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, जो आपको जानकारियाँ मिल रही हैं शायद आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए
जिससे कि जो वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में।